आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपि लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। लोक कला की बात किया जाए तो लोक कला लोग भूलते जा रहे हैं। उसको जीवंत रूप देने के लिए गोरखपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसके बारे में बात करते हैं, हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं इनका परिचय। पहले ये जी आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर सुदीप्ता बी भूषण। मैं एमपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वर्तमान में प्रिंसिपल के पद पर हूँ। और वैसे मेरी जो मूल पहचान है वो एक कलाकार की है। जी, आप प्रधानाचार्य हैं, बच्चियों को शिक्षा देती हैं और मूल पहचान लोक कला के क्षेत्र में आप जुड़ी हुई हैं। तो ये बताइए कि लोक कला, जो लोग कहते हैं लोक कला, क्या है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक है लोक, दूसरी है कला। ऐसी कला जो लोक के भीतर समाई हुई हो, यानी जनमानस में हो। वो बहुत इंटीरियर, यानी बहुत वैसी जगह जहाँ पे अभी सभ्यता नहीं पहुँची है, वहाँ के जनजातियों से लेकर आज तक के सभ्य समाज के बीच में एक ऐसी कला या एक ऐसी संस्कृति अविराम रूप से बह रही है जो हमारी पुरानी परंपराओं से या हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। वो लोक कला है। जैसे शादी ब्याह में कुछ मोटिव्स होते हैं जो बनते हैं। अब वो मोटिव उस जगह के जितने भी लोग होंगे, जहाँ भी होंगे, वो बनाएंगे। ये भी जगह जगह के हिसाब से बदलती जाती है। जैसे गोरखपुर की कुछ होगी, देवरिया की कुछ होगी, बस्ती की कुछ होगी, या अगर हम और आगे जाते हैं तो मथुरा की और अलग है, राजस्थान की अलग है, पहाड़ों पे अगर पहुंच जाए तो पहाड़ों की अलग है। लेकिन वो कुल मिला के चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा वातावरण के अंतर के कारण रूप या आकार बदलता जाता है। लेकिन मूलभूत जो उसकी आत्मा है वो एक ही रह जाती है। वो है लोक कल्याण। लोक कला हमेशा लोक कल्याण से जुड़ी हुई होती है। बहुत अच्छा आपने बताया कि लोक कल्याण से लोक कला शब्द जुड़ा रहता है और क्षेत्र के हिसाब से वो लोक कला बदलते रहते हैं, लेकिन आकृति वही रहती है, भावनाएं वही रहती है। आज बात करते हैं कि गोरखपुर की लोक कला में थोड़े से क्या होता है, क्या अंतर? देखिए, एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे वातावरण या हमारी भौगोलिक परिस्थिति जैसी होती है, उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप हमारी कला होती है। जैसे थोड़ा अगर पुराने समय में हम जाएं, जब आधुनिकता का ये दौर नहीं था, यहाँ जंगल हुआ करते थे। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चारों तरफ नदियाँ हैं, पहाड़ी नदियाँ। और जब बाढ़ आती थी तो सारे नदियों के पानी एकाकार होके एक समंदर का रूप धर लेते थे। और यहाँ पे शाल व वन, यानी अलग अलग तरह के पेड़ों के जंगल हुआ करते थे। तो जो यहाँ की जनजातियाँ थीं या जो यहाँ के मूल बाशिंदा थे, वो अपने को उस बाढ़ से बचाने के लिए ऊंची जगहों पे या तो टीला या तो पेड़ों के ऊपर घर या कुछ इसी तरीके की चीज़ें रही होंगी जहाँ पे वो अपना जीवन यापन करते थे। मान लीजिए अगर टीला पे भी करते हैं ऊंची जगहों पे, तो होता ये था कि बाढ़ आने से जो ज़मीन के नीचे, जैसे सांप है या गोजर है, बिच्छू है, ये सब चीज़ें जो ज़मीन के नीचे रहती हैं वो भी ज़मीन की ऊंचाई की तरफ भागती हैं। तो वहाँ जाके प्रकृति के ये जीव और इंसान सब एक साथ रहना सीखने लगे। और कालक्रम में धीरे धीरे उनकी खूबियों को इंसान ने पहचानना सीखा कि ये भी हमारी ही तरह है, इनको मारो नहीं, इन्हें भी शेल्टर की या आश्रय की आवश्यकता है, ये हमारे घरों में है, हमारे पास हैं, ठीक है, रहने दो। तो एक उसको कह के समान रूप से एक साथ रहना हम लोग सीखे। यानी कि जानवर और मनुष्य हाँ हाँ, एक साथ बिल्कुल। रहना सीखा। हाँ, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि जैसे बिच्छू, अब आप ध्यान देंगे कि हमारे लोक कलाओं में बिच्छू का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है।
सांप बनाए जाते हैं, हाँ, बिच्छू बनाए हाँ। जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? जैसे कि इसी के नाग पीछे पंचमी के दिन यहाँ पे लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और घरों पे नाग की आकृति बनाते हाँ, हैं। बिल्कुल। नाग की आकृति तो बनती है नाग जी। पंचमी में, जी। लेकिन आप देखेंगे कि कोहबर में भी बनता हाँ, है। हाँ, हाँ। क्यों कोहबर में सांप बनता है? क्यों? इसलिए कि सांप बहुत सारे बच्चे जन्म देता जी, है एक साथ। या बिच्छू जो होती है, बिच्छी, हुँ, जो मादा बिच्छी जी, होती जी। है, उसके बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, उसके कवच के अंदर ही रहते हैं। जी, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी अपने जीने लायक हो जाते हैं, तभी बाहर आते हैं। जी, उसके पहले वो अपनी माँ को का मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं। यानी बिच्छी एक बार बच्चे पैदा करने का मतलब है कि उस बिच्छी की मौत, जी, वो मरकर अपने बच्चों को जीवन देती है। तो ये जो परंपराओं में आई, कितनी महत्वपूर्ण बात है एक माँ के लिए कि तुम ख़त्म होकर भी अपने बच्चे को ज़िंदा रखो या उसको बनाओ। जी। ये संदेश है एक माँ के लिए कि माँ को कितना त्याग करना पड़ता है। यानी तो कि हमारी परंपराओं में माँ के त्याग बहुत के बारे में माँ बत के कर्तव्य, जी, माँ के त्याग, माँ की जो एक जीवन कि माँ क्या है, जी, वो चीज़ बताया। मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई जी, आपको कि इस तरीके से जो साहचर्य आया, हम उससे सीखे, उसने हमारे हिसाब से वो भी रहना सीखा। लोक कला के जो फॉर्म्स हैं, मोटिव्स हैं, उसकी अनुगूंज या उसका जो दार्शनिक पक्ष है वो हमें उपनिषदों में मिलता है। जी। ये एक बहुत माने आश्चर्य की बात है कि हम जानते ही नहीं हैं। उसके लिए हमें उपनिषद तो पढ़ना जी, पड़ेगा जी, ना। जी। कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, तो कहाँ जब पढ़ेंगे नहीं। अपना ही जैसा इन्होंने कहा है कि लोक कला अपनी परंपराओं का जुड़ता। लोक कला ये अपने एक साथ लोगों को चलने की भावना व्यक्त करता है। ये प्रकृति को दर्शाता है।